बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज चैप्टर नंबर 12 में हम लेक्चर नंबर 9 पे हैं। ये उसी पोटेंशियल वाले से एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफएससी पार्ट 1 के अंदर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मालूम की जाती है। इसी तरीके से हम सेकेंड ईयर में आके एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करते हैं। तो इस टॉपिक को दो तरीके से पेपर में आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये भी पेपर में आ सकता है, या डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ये दोनों क्वेश्चंस का एक ही मतलब है। अब सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि एब्सोल्यूट होता क्या है। तो जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया था कि एब्सोल्यूट मीन सिंगल वैल्यूज़, एक ऐसी कीमत जो मुतलक वैल्यूज़ हो, उसकी और दूसरी ऑप्शन मौजूद ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कहेंगे। इट मीन नो चेंज, सिंगल वैल्यूज़ वाली। अब जरा इस बात को समझते हैं कैसे। ये एक बेटा चार्ज है क्यू, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मैंने शो कर रखी है, आउटवर्ड। इस आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं और उसको फ़र्ज़ करें हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाते हैं, तो इससे क्या पैदा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा बिटवीन द टू पॉइंट्स। अच्छा, अगर मैं उस बी को यहाँ तक ले जाऊँ फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से उसको ए तक लूँ तभी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मेरे फील्ड के अंदर हैं। अगर मैं एक चार्ज को यहाँ से लूँ, जो कि मेरा हाथ है इस वक्त फील्ड से बाहर है, इससे उठा के ए तक लेके जाऊँ, तो ये जो मेरा काम होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस की शक्ल में नहीं होगा, ये बल्कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की शक्ल में होगा। तो अब ज़रा हम इस बात को यूँ समझते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस तरीके से वर्क किया जाए कि उसको आउटसाइड द फील्ड उठा के इनसाइड द फील्ड लाया जाए, तो जिस पॉइंट पे हम फील्ड के अंदर लाएंगे उस पॉइंट के ऊपर वो उसका क्या होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब उसका इनिशियल पॉइंट लेंगे वो हम फील्ड से बाहर लेंगे, आउट ऑफ द फील्ड लेंगे, इसको हम इन्फिनिटी या कहते हैं। तो डेफिनेशन में लिखता है कि वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू दैट पॉइंट। इन इन्फिनिट से आना है, चाहे आप बी पे रुकें चाहे आप ए पे रुकेंगे। बी पे रुकेंगे तो बी का एब्सोल्यूट होगा, ए पे रुकेंगे तो क्या होगा, ए का एब्सोल्यूट होगा। तो वो कहता है टू दैट पॉइंट्स कीपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। बस एक बुनियादी शर्त यह है कि जब इसको ला रहे होंगे तो इक्विलिब्रियम कायम रखना है, यानी उतनी फोर्स अप्लाई करनी है जितनी इसके ऊपर कौन सी फोर्स काम कर रही है, फील्ड की फोर्स काम कर रही है। लिहाजा काम की वो मिकदार जो कि यूनिट चार्ज को आउट ऑफ द फील्ड उठा के इनसाइड द फील्ड लाने के लिए की जाती है, काम की वो मिकदार जो पर यूनिट चार्ज की जाएगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल का नाम देंगे। क्लियर। अब बेटा आते हैं कि डेल्टा वी या वी, इसकी कीमत हमने मालूम करनी है। तो क्लास वाले लेक्चर में हमने फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस ई। ये हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें डेल्टा वी उस वक्त मालूम होगा जब ई मालूम कर सकते हैं और जब क्या मालूम कर सकते हैं, डेल्टा आर। तो बेटा ई के लिए बेसिक फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है, इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। क्यू भी हमारा फिक्स है जो कि एक चार्ज क्यू रखा है। अब प्रॉब्लम किस चीज़ का है, आर वेरी कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जिसको हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मालूम करनी है तो सबसे पहले हमें आर की वैल्यूज यानी आर स्क्वायर की वैल्यूज मालूम करना ज़रूरी है। लिहाजा अब हमारी बुनियादी कैलकुलेशन सारी के सारी किसके गिर्द घूमेगी, आर स्क्वायर मालूम करने के लिए। सो अब आते हैं ज़रा पोजीशन की तरफ। बेटा इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस समत में और यहाँ तक फील्ड है। अभी मैं दो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ए और बी, और दोनों फील्ड के अंदर हैं। अभी मैंने इस पॉइंट को फील्ड के बाहर नहीं लिया। ए पॉइंट तक जो इस चार्ज से फासला है वो आर ए है, और बी पॉइंट तक इस चार्ज से जो फासला है वो आर बी है। ए और बी का जो मिड पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में, उसके चार्ज से फासला किसके बराबर है, आर के। इसलिए मैंने मेंशन कर दिया आर ए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम क्यू, आर बी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम क्यू, एंड आर डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द चार्ज क्या होगा, क्यू। अब मालूम क्या चीज़ करना चाहते हैं, आर स्क्वायर। ये हमारी सारी कैलकुलेशन है। आप पार्ट 1 की तरह बेटे डिटेल से भी हल कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में इसको शॉर्ट करके भी हल किया गया। बेशक आप शॉर्ट ज्योमेट्रिकल मीन्स या ज्योमेट्रिकल मेथड से किया जा सकता है कि जब आप ए और बी पॉइंट लेंगे तो ये बड़े क्लोज लेंगे। जब ये ज़्यादा करीब होंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो फिर आर ए और आर बी तकरीबन आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। इस रूल को फॉलो करते हुए आर स्क्वायर की मालूम करीब स्टेटमेंट लिखिए, सिंस द पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर,
हम ये जानते हैं कि ए और बी को ने बहुत क्लोज ले रखा है, तो जब ए और बी को आप क्लोज लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आर ए नियरली इक्वल टू आर बी नियरली इक्वल टू आर, हमने उसका नाम आर रखा है जिसको हमने क्या नाम दे रखा था, मिड पॉइंट्स। ओके, अब बेटा आर स्क्वायर का मतलब है आर मल्टीपल आर, तो एक आर का नाम आर ए दूसरे आर का नाम आर बी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, लिहाजा आर स्क्वायर किस चीज़ के बराबर प्रूव हो गया हमारे पास, आर ए इंटू किस चीज़ के बराबर होगा, आर बी के। ओके अच्छा, अब बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन के ओवर आर स्क्वायर, बाकी तो कीमतें सेम रहेंगी, तो आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, आर ए इंटू आर बी, ये हमारे पास इक्वेशन हासिल होगी, इक्वेशन नंबर ए, जो कि हम कहाँ दर्ज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 में और क्या चीज़ खड़ा है, डेल्टा आर। डेल्टा आर वो डिस्टेंस है जो बेसिकली चार्ज फील्ड के खिलाफ तय करता है। तो बेटा अगर हम इधर से पैमाइश करें वो तो फील्ड की लॉन्ग होगा, हमने किधर से पैमाइश करनी, इधर से, तो डेल्टा आर के लिए हमारा ए फाइनल पॉइंट होगा, बी इनिशियल पॉइंट होगा। अगर हम फील्ड वाली साइड से पैमाइश करेंगे तो ए इनिशियल होगा और बी फाइनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम फील्ड की पैमाइश कर रहे थे, अब हम फील्ड की पैमाइश नहीं करेंगे, अब हम उस चार्ज की पैमाइश करेंगे जो बाहर से मूव करके अंदर की तरफ जा रहा है। अगर बेटा इधर से उधर जाएगा तो बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा, तो ए फाइनल पॉइंट होगा और ए बी कौन सा पॉइंट होगा, इनिशियल। देन हम डेल्टा आर इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हासिल होगी, बी। अब हमें डेल्टा आर भी मिल गया, ए बी, ये दोनों वैल्यूज उठाएं और मुतल्लिका इक्वेशन पुट करें, ये देखें माइनस हो गया, कीमत होगी 1/4 के ओवर आर ए आर बी इंटू आर ए माइनस आर बी। अब पार्ट 1 की तरह इन चूँकि वेरिएबल हैं डिवाइड करें, इसको इस पे डिवाइड करें, इसको इस पे, आर ए के साथ आर ए कैंसिल, आर बी के साथ आर बी कैंसिल, आपका रिजल्ट बचेगा 1/आर बी माइनस 1/ क्या होगा, आर ए। ये वाला माइनस जो बाहर का, इसको अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में, यूँ डेल्टा वी की कीमत इस फॉर्म में हमारे पास आ गई। लेकिन याद रखें ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, जो कि दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर लाई कर रहे हैं। ओके, इसलिए हम इसे लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 1/आर ए माइनस 1/आर बी। अगर हमें इससे एब्सोल्यूट लेना है तो हमें इसका इनिशियल पॉइंट फील्ड से बाहर ले जाना होगा, और हमारा इनिशियल पॉइंट इधर से चलते पहले कौन सा पॉइंट इनिशियल है, बी, तो बी को हम अज्यूम करेंगे कि वो फील्ड से क्या है, बाहर है, तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, यानी ए के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हेन द पॉइंट बी इज अज्यूम टू एट इन्फिनिट। लिहाजा हम फर्ज कर लेंगे कि हमारा जो बी पॉइंट है वो फील्ड से बाहर है, अगर फील्ड के अंदर है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फील्ड से बाहर हुआ तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम उसे कहाँ कंसीडर करेंगे, आउट ऑफ द क्या लेंगे, फील्ड। जब आउट ऑफ द फील्ड लेंगे वहाँ पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, उसके फासले को हम क्या मानेंगे, इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब ये नहीं कि वाकई लामद हो, आउट ऑफ द फील्ड हो गया तो फील्ड के लिहाज से वो इन्फिनिट्स हो गया। ठीक, अब वी ए माइनस 0 1/दिस 1/आर ए 1/इन्फिनिट। आप जानते हैं 1/इन्फिनिट क्या होता है, जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए 1/4 पाई एप्सिलॉन के ओवर किस चीज़ के बराबर है, आर ए। ओके अच्छा, अब इसमें देखने वाली बात है कि अगर ए का पॉइंट फिक्स है तो हमने आर ए लिख दिया, बी होता तो आर बी लिखते, सी होता तो आर सी लिखते। अगर कोई ऐसा ना हो ए बी सी, कोई जनरल पॉइंट हो तो फिर क्या लिखेंगे, फिर हम ए की सबस्क्रिप्ट को ख़त्म कर देंगे। ए की सबस्क्रिप्ट को जब खत्म करेंगे तो रिजल्ट बनेगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के ओवर क्या होगा, आर। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द क्या होगा, पॉइंट चार्ज। तो ये हमारा मेन आर्टिकल था जो अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा इससे रेलिवेंट हम एक पॉइंट पे जाते हैं। एक टर्म आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, जब लफ्ज़ वोल्ट आता है तो फौरी तौर पे परेशान हो जाते हैं कि ये किसकी यूनिट हो सकती है। तो वोल्ट से तो बंदा समझता है ये पोटेंशियल यूनिट है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये एनर्जी की यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट पोटेंशियल। पहले तो ये गलती दूर कर लेनी चाहिए। अब ये कौन सी एनर्जी है, तो ज़रा इस पॉइंट को समझते हैं। ये एक प्लेट है पॉजिटिव, ये प्लेट क्या है, नेगेटिव। अगर बेटा इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से किधर भाग के जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि ये फील्ड की सिमत में जा रहा है। ये तो उसको फील्ड चला रही है, जिधर मौजूदा फील्ड चार्ज के लिहाज से याद रखना, पॉजिटिव वाले चार्ज की फील्ड उल्ट होती है, नेगेटिव की उसके क्या होगी, उल्ट होगी। तो फील्ड के साथ चलता है, जिधर फील्ड खुद बखुद उसको धकेलती है वो ये वाली साइड है। तो कौन सी एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक। लेकिन अगर हम इसको नीचे लाएँ
तो ये किनेटिक को क्या करता है, लूज करता है। इसका मतलब इस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन या किनेटिक गेन करेगा या किनेटिक को क्या करेगा, लूज करेगा। अब वो कितनी गेन कितना लूज करता है, फार्मूला देखिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। डेल्टा यू बराबर है डेल्टा के की, चूंकि लॉस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन किनेटिक। इस फार्मूले के मुताबिक डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा वी इंटू किस इसके बराबर है, क्यू नॉट। ठीक है, तो अब बेटा इसमें देखें, डेल्टा वी वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो दो प्लेट्स के दरमियान है। हम अज्यूम करते हैं कि दो प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। कितना है, 1 वोल्ट। और चार्ज कितना मूव कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम पोटेंशियल की जगह लिखेंगे 1 वोल्ट, चार्ज की जगह लिखेंगे 1 ई। तो 1 ई ज़रब वी इज इक्वल टू 1 ई वी। दिस 1 ई वी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी एनर्जी है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल के दरमियान एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करता है अपने आप को, तो उससे वो एनर्जी गेन या लूज़ करता है। जो एनर्जी वो गेन या लूज़ करता है उसकी मिकदार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। शर्त ये है कि इलेक्ट्रॉन 1 मूव करे, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करे, 1 वोल्ट में। तो 1 वोल्ट की मौजूदगी में अगर एक इलेक्ट्रॉन उस फील्ड में मूव करता है, चाहे वो एनर्जी लूज़ करे चाहे वो गेन करे, लूज़ और गेन की कीमत किसके बराबर होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन are lost by the electron when as it moves through the potential difference of 1 volt। 1 वोल्ट के पोटेंशियल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो गेन और लूज ऑफ एनर्जी कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब इसी से कि फ़र्ज़ करो कोई पूछता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब, हम ये लेंगे कि इलेक्ट्रॉन 2 कर देंगे और वोल्ट 1 रखेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन 2 करें तो 2 ई ज़रा वी करें तो आंसर तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। लेकिन ये बात गलत है। डेल्टा का टर्म पोटेंशियल के साथ है, चार्ज के साथ नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 1 रखना होगा, पोटेंशियल कितना रखना होगा, 2। तो फिर हम उसे क्या पढ़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कहीं लिखा हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन 1 पोटेंशियल कितना है, 3। इसे क्या पढ़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वरना जैसे मल्टीप्लिकेशन को देखें तो अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं और 1 वोल्ट लिखें तो आंसर तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा जा सकता है, मगर ये गलत है। तो क्या आप क्लियर हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए, पोटेंशियल की कीमत क्या होनी चाहिए, वेरी होनी चाहिए। अगर पोटेंशियल 5 है इसका मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पोटेंशियल कीमत 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जॉल्स पॉसिबल हैं, ये आपका फार्मूला। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। वोल्ट किसके बराबर है, जॉल पर कूलम। आप बेटा इसमें से कूलम को कूलम से कैंसिल कर दें, आंसर आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 जॉल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर पाए जाने वाला ये जॉल से। ओके, तो ये था थोड़ा सा यूनिट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बन के आ जाता है। आ जाएगा कि कंपैरिजन, ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। कभी ये कहेंगे कि डिस्क्राइब द सिमिलरिटीज बिटवीन द 2 फोर्सेज। बाज़ वक़्त पेपर में आ जाएगा डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द 2 फोर्सेज, और बाज़ वक़्त कंपैरिजन आ जाएगा। अगर बेटा कंपैरिजन आ जाए तो सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ दोनों लिखनी है, और अगर आ जाए सिमिलरिटीज़ तो फिर एक लिखना ज़्यादा वो सिमिलर होगा। अगर डिसिमिलर पूछा गया तो वो पूछेंगे। अब हम दोनों चीज़ों का जिक्र करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ग्रेविटेशन का फार्मूला F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। बेटा ये दोनों फोर्सेस 2 मुख्तलिफ लॉ से ली गई हैं। एक ली गई है कूलम लॉ से, दूसरी क्या ली गई है ग्रेविटेशन लॉ से, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। यही दोनों बातें पहली इससे मुख्तलिफ है, डिसिमिलर है आपस में। दूसरी बात, इसमें जो कॉन्स्टेंट इस्तेमाल होता है उस कॉन्स्टेंट को हम क्या कहते हैं, के। इधर कांस्टेंट का नाम क्या है, जी है। के जो होता है बाय वैल्यूज लार्ज फैक्टर्स है। इसकी कीमत आपने पढ़ी होगी 9 × 10⁻, क्या होता है 9। जबकि जी की कीमत क्या होती है 6.67 10⁻⁻ क्या है 11। इससे ये साबित हुआ कि के लार्ज कांस्टेंट वैल्यू रखता है और जी जो है वो स्मॉल कांस्टेंट वैल्यू रखती है। अब आते हैं फोर्सेस के लिहाज से। जब के की कीमत बहुत ज़्यादा होती है तो ये फोर्स स्ट्रांग होती है। यहाँ जी की कीमत कम होती है तो फोर्स भी क्या होगी, वीक, यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड कम होगी, फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ज़्यादा। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कि इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले में ये जो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स है वो कितने गुना वीक होती है, 10⁻39 टाइम्स। या यूँ पूछ लें कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितने गुना उससे स्ट्रांग होती है तो 10⁻39 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स। नंबर 4 पे आते हैं।
ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है डबल नेचर की मालिक होती है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, जबकि ये क्या होती है, सिंगल नेचर की मालिक है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। तो चौथा फ़र्क इनके दरमियान ये पाया जाएगा। पांचवा डिफरेंस के अंदर ये कि ये शॉर्ट रेंज है, यानी ज़्यादा फासले तक अमल नहीं करती, कुछ फासले के बाद ये ख़त्म हो जाती है। ये लॉन्ग रेंज है, यही वजह कि एक प्लानट दूसरे प्लानट तक, एक स्टार दूसरे स्टार तक, चांद सूरज के ऊपर ज़मीन तक, ज़मीन से चांद तक, सारी के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है और ये कौन सी रेंज होती है, शॉर्ट रेंज होगी। इसके बाद है नंबर 6 पे चार्ज डिपेंडिंग, यानी इसके फार्मूले में देखें फोर्स टोटली किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे, और ये किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ मास पे। लिहाजा जो नया फ़र्क होगा 6 नंबर का फ़र्क वो ये है कि एक चार्ज पे डिपेंड करती है और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, मास पे। नेक्स्ट नंबर 7 पे देखें मीडियम डिपेंडिंग, इसमें मैंने के का जिक्र किया था जब कूलम लॉ पढ़ रहे थे, तो के जो है उस मीडियम पे डिपेंड करता है। तो जब मीडियम चेंज होता है तो के चेंज, जब के चेंज होता है तो वेरी चेंज होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर एक चार्ज मैंने यहाँ क्यों रखूँ और एक चार्ज वहाँ क्यों रखूँ, दरमियान में कोई शीट ना रखूँ तो फोर्स अमल कर रही होगी, अगर दरमियान में प्लास्टिक शीट खड़ी कर दूँ फोर्स रुकना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब मीडियम मुतासर कर रहा है। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, यही वजह है क्योंकि अगर ज़मीन हमें अट्रैक्ट कर रही है तो मैं अगर अपने ऊपर कोई लिहाफ लपेट लेता हूँ, कोई कंबल लपेट लेता हूँ, तो क्या वो अट्रैक्ट करना कम कर देगी, हरगिज़ नहीं। मैं अगर छत पर चढ़ जाता हूँ और किसी कमरे में छुप जाता हूँ, मैं कहूँ मुझे ज़मीन की फील अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्या ऐसा होगा? नहीं। इसका मतलब ये है कि वो चार्ज वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। आगे देखते हैं कि ये जो 8वें नंबर पर है कि इसको शील्ड किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, अगर एक चार्ज की फोर्स दूसरे चार्ज पर अमल कर रही है, आप उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर इंसुलेशन चढ़ा देते हैं, फोर्स अमल करना कम हो जाएगी या कमज़ोर पड़ जाएगी। जबकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, मैंने इसकी भी वजाहत की है कि जितने मर्जी कपड़े लपेट लें, जितने मर्जी अपने आप को कवर कर लें, ढांप लें, तो वो आप फोर्स रोक नहीं सकते, शील्ड नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस वजह से इसे कहते हैं कैन नॉट शील्डेड, इसे क्या कहते हैं, कैन बी शील्डेड। ये बातें जो हमने ऊपर जिक्र की ये दोनों में मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे में से डिसिमिलर हैं। तो एक बातें इनमें सिमिलर भी हैं और वो ये है कि ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 के अंदर हमने कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन में एग्जांपल पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव, दोनों बातें सेम है। दोनों में F इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, F इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, इस अमल को कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं? इन्वर्स। दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को क्या करती हैं? ओबे करती हैं। बाज़ बुक में लिखा होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी ओबे करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मेन दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनमें क्या पाई जाती हैं? सिमिलर। तो ये था कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशन फोर्स। अब मैंने आप लोगों को एक दो पॉइंट्स समझाने हैं जिनका ताल्लुक हमारे ऑब्जेक्टिव और ख़ासकर हमारे इंटी टेस्ट लेवल पे जाते हैं तो सिर्फ, क्योंकि हमने पोटेंशियल पढ़ लिया और फील्ड भी। तो एक तो बात ज़रा याद रखिएगा कि पहला स्पेशल पॉइंट आप जहन में रखेंगे कि बुक के ऊपर डायमेंशन फार्मूला फॉर पोटेंशियल नहीं दिया है। ये उसी तरीके से मालूम करना है जैसे मैंने पीछे पोटेंशियल फ्लक्स का मालूम करके दिया था। तो ये है ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर क्या है -1। सब लोग घर में ये प्रैक्टिस करेंगे कि ये फार्मूला वो कैसे फाइंड करेंगे। फार्मूले के लिए थोड़ा बेसिक वही फार्मूला जहन में रखेंगे। क्या फार्मूला था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट क्या है चार्ज। आप ऊपर वर्क की डायमेंशन लेंगे, नीचे चार्ज की होती है Q इज इक्वल टू आई टी। आई मीन करंट A और टाइम मीन T, तो A ज़रब T नीचे पुट करके इसको हल करें, यही आपका आंसर आएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ये मेरे पास एक फ़र्ज़ करें स्फेरिकल बॉडी है, ऐसे कौन सी बॉडी है? स्फेरिकल। और इसके ऊपर मैंने चार्ज बिखेर दिया, इसकी सतह पे क्या बिखरा हुआ है? चार्ज। अब सवाल ये है कि इसके अंदर सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अगला सवाल, क्या ऐसे पोटेंशियल होगा? जवाब यस। इसका मतलब है कोई पूछे हमसे कि कौन सी जगह होती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है मगर पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे कि किसी स्फीयर के जिसकी सतह पे चार्ज बिखरा हो उसके इनसाइड इट इलेक्ट्रिक फील्ड की कीमत क्या होगी? ज़ीरो होगी, जबकि पोटेंशियल कीमत ज़ीरो नहीं होगी। अगला पॉइंट, क्या पोटेंशियल की कीमत अंदर कांस्टेंट होगी? जी यस, कांस्टेंट होगी। सेंटर से लेके किनारे तक जितना भी आप मूव करें, फ़र्ज़ करें आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ आते हैं, पोटेंशियल की कीमत एक जैसी लेकर यहाँ 5 है, यहाँ 5, यहाँ 5, पूरी सरफेस के ऊपर इसकी पोटेंशियल क्या होगी? सेम। इट मीन ये इको पोटेंशियल जैसा कंसेप्ट होगा। लेकिन अगर आप इस स्फीयर से बाहर चले जाते हैं बेटा, कहाँ पे? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी और पोटेंशियल भी क्या करेगा? डिक्रीज। इसका मतलब आउटसाइड दोनों डिक्रीज करेंगे, इनसाइड एक की कीमत क्या होगी? ज़ीरो, और दूसरे की कीमत क्या होगी? कांस्टेंट। तो ये थोड़ा सा पॉइंट था ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिलती रहे इंटीरियर्स के हवाले से। तो आज का हमारा टॉपिक जो पोटेंशियल के हवाले से था वो कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक में जाएंगे, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।